गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में भी हमारा टॉपिक चला होता भारत का संवैधानिक विकास। और भारत का संवैधानिक विकास का आज 6th पार्ट है। आज संवैधानिक विकास कंप्लीट हो जाएगा, तो 6th 1 से 6 पार्ट जो संवैधानिक विकास के उनकी कंबाइंड वीडियो भी चैनल पर डाल दी जाएगी, जिससे रिवीजन में आसानी हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। और ये क्लास नंबर है 9। और आज हम संवैधानिक विकास के बारे में हमने 1945 के वेबल योजना तक की बातें देख ली थी। आज हम उससे आगे की चर्चा करेंगे। तो 1945 में ब्रिटेन में हुए थे चुनाव, और ब्रिटेन में चुनाव के बाद लेबर पार्टी की सरकार बन गई थी। इससे पहले प्रधानमंत्री थे चर्चिल। चर्चिल नहीं चाहता था कि भारत आज़ाद हो, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री बन गए इटली, और इटली ने चुनावी वादा किया था कि वे भारतीयों को स्वतंत्रता देंगे। तो भारतीयों को स्वतंत्रता देने के उद्देश्य से इटली ने एक मिशन भेजा था, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, और ये 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसके 3 सदस्य थे वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री थे, और ये तीनों कैबिनेट मंत्री होने के कारण इसको कैबिनेट मंत्री कहते हैं। और ये भारत में आया था 24 मार्च 1946 को, और इसने अपनी योजना 16 मई 1946 को पेश की थी। और इसमें 3 सदस्य थे। 3 सदस्य को हम PAS इससे याद कर सकते हैं, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष थे, और उसमें भारत के भारत सचिव होते थे। और भारत सचिव पद ये 1858 के अधिनियम के तहत आया था। स्टैफर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। AV अलेक्जेंडर ये एडमिरल मिनिस्टर थे। तो सभी कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन कहते हैं। तीनों ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन कहते हैं। और पैथिक लॉरेंस के साथ मुलाकात गांधी जी की फ़ोटो, जो गांधी जी की फ़ोटो नोटों पर दिखाई जाती है, जैसे 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का, जो गांधी जी की फ़ोटो वो कहाँ से ली गई है? जब पैथिक लॉरेंस ने गांधी जी के साथ मुलाकात की थी वायसराय हाउस कोलकाता में, तो वहीं से उस फोटो को लिया गया है। और 1969 में पहली बार गांधी जी का फ़ोटो 1 रुपये के नोट पर आया था। तो ये 2 बातें भी हमको यहाँ पर रखनी है ध्यान। भारत में जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन में क्या क्या आया था, क्या क्या प्रस्ताव थे? तो भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। अंतरिम का मतलब क्या होता है? अनंतिम सरकार, यानी कि जब तक स्थायी गवर्नमेंट ना बन जाए तब तक ये सरकार रहेगी। और भारत में एक संघीय शासन होगा। संघीय शासन का मतलब यहाँ पर था राज्यों का संघ, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट। और संघ में क्या क्या शामिल होगा? संघ में सबसे ऊपर होंगे देशी रियासत, फिर होंगे ब्रिटिश भारत, और फिर होंगे कमिश्नरी क्षेत्र। देशी रियासतों की संख्या उस समय 562 और 3 यानी कि 565 थी। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 11 थी। कमिश्नरी क्षेत्र ये 4 थे। और जो ये 3 देशी रियासतें ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ जो गुजरात राज्य में स्थित थी, और यहाँ पर शासक थे मोहम्मद महावत खान। और मुस्लिम लीग शासक मुस्लिम था, लेकिन जनता हिंदू थी, और ये मुस्लिम लीग का पक्ष में था, और ये पाकिस्तान में जाना चाहता था, लेकिन जनता हिंदू थी और जनता ने विरोध कर दिया। तो यहाँ पर जनमत संग्रह करवाया गया, और 99% वोट इंडिया के फेवर में गई। और यहाँ पर जनमत संग्रह 20 फरवरी 1948 को करवाया गया था। तो इस प्रकार जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारतीय संघ में मिलाया गया था। दूसरी रियासत थी हैदराबाद। हैदराबाद में उस्मान अली खान शासक थे, और उसकी एक सेना थी रजाकार आर्मी। और ये कह रहा था कि हम स्वतंत्र रहेंगे और हमारी आर्मी ही लड़ लेगी। लेकिन ऑपरेशन पोलो के द्वारा सैन्य कार्रवाई के माध्यम से 1948 में सरदार पटेल के माध्यम से हैदराबाद को भी भारतीय संघ में मिला लिया गया। जम्मू कश्मीर रियासत, यहाँ के राजा थे हरि सिंह, और पाकिस्तान ने भी सैन्य कार्रवाई के माध्यम से जम्मू कश्मीर को अपने में शामिल करने की योजना बनाई। लेकिन राजा हरि सिंह ने एक विलय पत्र के माध्यम से भारत के साथ एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए, और जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बना दिया। तो इस प्रकार जम्मू कश्मीर भी भारतीय संघ में शामिल हो गया। और इसी समय मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनको पहला परमवीर चक्र मिला है, वे भी 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में
शामिल हुए थे। कैबिनेट मिशन योजना का तीसरा प्रस्ताव था, प्रांतों के 3 समूह बनाए जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया और मुस्लिम लीग इसमें खुश हो गई थी। और ये 3 समूह थे, समूह ए, समूह बी और समूह सी। समूह ए में बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा और बिहार 6 प्रांत शामिल हुए। पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत ये इसमें 3 थे और ये समूह बी था। समूह सी, इसमें बंगाल और असम थे, 2 स्टेट ही शामिल थे। और जो समूह बी और सी है इसमें मुस्लिम बहुसंख्यक थे, लेकिन समूह ए में हिंदू संख्या ज़्यादा थी। और ऐसा भी कहा गया कि 5 वर्ष के बाद स्टेट अपना ग्रुप भी बदल सकते हैं, लेकिन इससे कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया, लेकिन मुस्लिम लीग इससे काफ़ी खुश थी। संघ और प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा किया गया। संघ को केवल 3 शक्तियाँ दी गई, संचार, रक्षा और विदेश मामले, और राज्य को 6 शक्तियाँ दी गई, जो भी बच गई सभी। यहाँ पर हमको पावरफुल ज़्यादा कौन दिख रहा है? राज्य। लेकिन देशी रियासतों को और भी ज़्यादा पावर दी गई, जो भी शक्तियाँ वो रखना चाहे रख सकते हैं, बाकी केंद्र को दे सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी रियासत नहीं थी जो केंद्र को शक्तियाँ देने के पक्ष में हो। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया देशी रियासत। और 3 स्तरीय संघ की यहाँ पर बात कही गई थी, संघ, क्षेत्र और प्रांत और देशी रियासत। सबसे ज़्यादा पावरफुल थी देशी रियासत और कमज़ोर यहाँ पर दिख रहा है संघ। तो कांग्रेस भी इसके पक्ष में नहीं थी। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया, तो मुस्लिम लीग भी इस मिशन के खिलाफ हो गई और एक संविधान सभा का गठन होगा, जिसमें 389 सदस्य होंगे। और जो देशी रियासतों से 93 सदस्य चुने जाएंगे, ये मनोनीत होंगे। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो 4 थे, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान। और जो प्रांतों से सदस्य चुने जाएंगे 292 सदस्य। तो कमिश्नरी क्षेत्र और प्रांतों के सदस्य यानी कि टोटल 296 सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा, और ये निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। और इसमें ही कहा गया कि 10 लाख की आबादी पर 1 सदस्य होगा, यानी कि एक सदस्य 10 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व करेगा। और सांप्रदायिक समूह 3 रखे गए थे साधारण, जिसमें हिंदू शामिल थे, दूसरे में मुस्लिम और तीसरे में सिख, जो केवल पंजाब वाले हैं, वे शामिल थे। तो इस प्रकार सांप्रदायिक निर्वाचन को सीमित कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किस अधिनियम को माना जाता है? तो 1909 के अधिनियम को माना जाता है, जिसमें पहली बार मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया था, यानी कि मुस्लिम ही चुनाव में खड़े होंगे और मुस्लिम ही वोट डालेंगे। और 1919 में इस सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया था, जिसमें सिख, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय आदि लोगों को सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। और 1935 के अधिनियम में तो दलितों को भी ये अधिकार दे दिया गया था। लेकिन कैबिनेट मिशन में सांप्रदायिक निर्वाचन को सीमित कर दिया था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में होंगे और परिणाम जुलाई में हुए। और परिणाम में क्या रहा? कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट और अन्य को 15 सीट मिली। तो ये टोटल हो गई 296 सीट। 296 में से बहुमत किसको मिला? कांग्रेस को मिला। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको बहिष्कार करने की बात कही और ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम मुस्लिम लीग के बिना ही अंतरिम सरकार को गठित कर लेंगे। तो इस बाद में मुस्लिम लीग इसमें मान गई और इसमें शामिल हो गई। और 1946 अगस्त 1946 में कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया। जिन्ना ने बॉम्बे से घोषणा की द ग्रेट कलकत्ता किलिंग। तो जिन्ना ने बॉम्बे से घोषणा की कि हम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएंगे। और ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता के राजा बाजार से शुरू हुआ था 16 अगस्त 1946 को। और इसमें द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया गया था, जो 1937 में वी.डी. सावरकर ने दिया था। द्विराष्ट्र का सिद्धांत, इसका प्रचार प्रसार प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दिन किया गया। जिन्ना पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, लेकिन नेहरू अखंड भारत की ओर से प्रचार प्रसार कर रहे थे। जब जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की तो जो रिजर्व सीट थी 482 रिजर्व सीट थी मुस्लिम लीग की, इसमें से 87% सीटों पर मुस्लिम लीग जीत गई थी।
और जब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को, उसमें बंगाल के मुख्यमंत्री थे एच.एस. सुहरावर्दी। और ये ऑक्टरलोंग मॉन्यूमेंट कहलाता है। यहाँ पर 1 लाख लोग इकट्ठे हुए थे और अपने हितों के लिए लड़ो, ऐसा कहा गया था। और जितने दंगे कर सको उतने करो, जिन्होंने इन लोगों को भड़काया था। और जो न्यूज़ आई थी न्यूज़पेपर में, उस न्यूज़पेपर का नाम था स्टार ऑफ इंडिया। और बंगाल के गवर्नर इसमें थे फ्रेडरिक बोरोज। तो ये था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जो कोलकाता के राजा बाजार से शुरू हुआ था। 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन करने में शामिल हुए और 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया गया और 24 अगस्त 1946 को घोषणा की गई। लेकिन अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। और अंतरिम सरकार में 14 सदस्य शामिल थे और 14 में से 3 मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे। पहले तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, लेकिन बाद में शामिल हो गए थे। तो 3 सदस्य मुस्लिम लीग के थे। तो अंतरिम सरकार के सदस्य थे पंडित नेहरू। पंडित नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए थे और विदेश विभाग इनको ही दिए गए थे और राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले भी इनको ही दिए गए थे। सरदार पटेल ये गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। सर जॉन मथाई ये उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने थे। सी राजगोपालाचारी ये शिक्षा मंत्री बने थे। और C.H. भाभा ये कार्य, खनन और शक्ति मंत्री बने थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। आसफ अली ये रेलवे मंत्री बने थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जगजीवन राम श्रम मंत्री बने थे। लियाकत खान वित्त मंत्री बने थे, जो मुस्लिम लीग की तरफ से थे। और ये स्वतंत्र पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। टी चुद्रीगर ये बने थे वाणिज्य मंत्री। अब्दुल रब नस्तर ये संचार मंत्री बने थे, जो मुस्लिम लीग से संबंधित है। गजाम्फर अली खान ये स्वास्थ्य मंत्री बने थे, जो मुस्लिम लीग से संबंधित है। और जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि मंत्री बने थे। क्लीमेंट एटली ने घोषणा कब की थी? 20 फरवरी 1947 को हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। कब तक कर देंगे? 30 जून 1948 तक भारत को हम स्वतंत्र कर देंगे, ऐसी घोषणा क्लीमेंट एटली ने की थी। और इसके लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया, जिसमें स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय माउंटबेटन को बनाया गया था। और माउंटबेटन भी एक योजना लेकर आया था और उससे पहले आए थे डिक्की बर्ड योजना, जो एबल और इस्मॉय के द्वारा लाई गई थी। और डिक्की बर्ड योजना में कहा गया था कि सभी प्रांत स्वतंत्र होंगे, यानी कि स्वयं निर्णय लेंगे कि उनको स्वतंत्र रहना है, भारत में शामिल होना है या पाकिस्तान में शामिल होना है। और डिक्की बर्ड योजना को नेहरू के सामने शिमला में पेश किया गया था, लेकिन नेहरू ने शिमला में ही डिक्की बर्ड योजना को रिजेक्ट कर दिया था। और पंडित नेहरू के द्वारा इसे बाल्कन प्लान की संज्ञा दी गई थी। तो बाल्कन प्लान की संज्ञा डिक्की बर्ड योजना को किसने दी थी? पंडित नेहरू के द्वारा दी गई थी। उसके बाद आई माउंटबेटन योजना, जो 3 जून 1947 को आई थी। और इसमें विभाजन, यानी कि 2 देश कैसे बनेंगे और इनको स्वतंत्रता कब कब मिलेगी, ऐसा इसमें कहा गया था माउंटबेटन योजना में। क्लीमेंट एटली ने 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि जो इंग्लैंड का निम्न सदन है, उसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम II एक्ट को पेश किया था। तो पेश किया 4 जुलाई 1947 को। और HOC हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हुआ 15 जुलाई 1947 को। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो उच्च सदन है वहाँ का, उसमें 16 जुलाई 1947 को पास हुआ। और शाही स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को मिल गई। तो शाही स्वीकृति सम्राट के साइन यहाँ पर हो गए थे। और धारा 8 का सब पार्ट 1 से भारत को स्वतंत्रता मिली थी। और स्वतंत्रता के बाद इसमें कहा गया कि स्वतंत्रता के बाद 2 अधिराज्य या डोमिनियन होंगे, जिसमें एक का नाम होगा भारत और एक का नाम होगा पाकिस्तान। और दोनों अधिराज्यों या डोमिनियनों के अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। और भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे माउंटबेटन। और पहले भारतीय गवर्नर जनरल ये बने थे सी राजगोपालाचारी। और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल ये जिन्ना बने थे। और यहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे लियाकत अली खान, जिनका संबंध हरियाणा के करनाल जिले से भी है। संविधान बनने तक इसमें ही कहा गया कि संविधान बनने तक शासन 1935 के अधिनियम से ही चलेगा। और इसमें इस अधिनियम के तहत कहा गया कि ब्रिटिश संसद का नियंत्रण खत्म हो गया है और भारत का सम्राट पद भी खत्म हो गया है।
देशी रियासतों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण करने के लिए 2 आयोग होंगे और 2 आयोग के नाम थे पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग। और इनमें 4-4 सदस्य होंगे और 4-4 में भी 2 सदस्य कांग्रेस और 2 मुस्लिम लीग। तो इस प्रकार यहीं भी 2 मुस्लिम लीग और 2 कांग्रेस के सदस्य होंगे और इन दोनों आयोगों का अध्यक्ष रेडक्लिफ होगा। इसलिए भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश और भारत के बीच की जो सीमा निर्धारण करने वाली रेखा है उसको रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। जो बाकी ये क्वेश्चन बच गए जो आज की क्लास से संबंधित है इनको हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।